आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द यूनिवर्सिटी विट्स। टाइटल में ही आपको दिख रहा है अ प्रिल्यूड टू शेक्सपियर। इट सिंपली मीन्स कि विलियम शेक्सपियर के ठीक पहले कुछ राइटर्स का एक ग्रुप था जिन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हैं दे समहाउ प्रिपेयर्ड द स्टेज फॉर विलियम शेक्सपियर। तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन लोग थे, कितने लोगों का ग्रुप था, जो भी मेजर मेंबर्स हैं उनके बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन फीचर्स क्या थे इनके, कौन कौन से मेजर वर्क्स हैं जो इन लोगों ने लिखे हैं, इन सारी चीजों पे हम लोग जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। हडसन की बुक में यूनिवर्सिटी विट्स के इंट्रोडक्शन में जो चीज लिखी हुई है, दिस इज द सेम लाइन विच आई कोट अनकोट। We must think of them mainly as a group and must be satisfied with the general assertion that each contributed something to the evolution of the drama into the forms in which Shakespeare was to take it up. सो बेसिकली वही बात है कि ये एक ग्रुप था जिसको हमको कलेक्टिवली ही सोचना चाहिए, इंडिविजुअली सोचने की बजाय। और सबने कुछ ना कुछ एलिजाबेथन ड्रामा में कंट्रीब्यूट किया और सब लोग लगभग उसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे। और उसके मतलब इन लोगों ने जो चीज तैयार की, शेक्सपियर हैज टेकन इट अप। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। कौन लोग थे ये? दे वर प्लेराइट्स, poets, pamphleteers, earliest professional secular writers in London, prepared the way for Shakespeare, extremely popular playwrights, when Shakespeare began his career in the 1580s. तो ये वही लोग थे जो जब शेक्सपियर ने अपना करियर स्टार्ट किया उस समय ये लोग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप था हु वेर एडुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। इलीट लोग थे, लिटरेरी इलीट थे, एक तरीके से नॉलेज इनके पास काफी था जो इनके लैंग्वेज में आपको इनके वर्क्स में दिखता है। जेंट्री क्लास से थे, दे रिडिक्यूल्ड अदर्स आल्सो। और इनके ऊपर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन जो है, चूंकि ये लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे तो उसका इन्फ्लुएंस इनके वर्क में दिखता है। दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन द यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग विच अमाउंटेड टू एरोगेंस, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं इनके वर्क में या चाहे वो पैम्फलेट्स हो, दो चीजें यहाँ पे समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ये लिखा है पोएट्स एंड पैम्फलेटियर्स। तो ड्रामेटिस्ट तो थे ही, पैम्फलेटियर्स भी थे। पैम्फलेटियरिंग क्या होती है इस चीज को हम लोग समझेंगे। इट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म। बेसिकली ऐसे मैगजीन्स जिसमें कवर पेज नहीं होते थे, ये लोग अपने आर्टिकल्स लिखते थे और अपनी फिलॉसफी, अपने थॉट प्रोसेस को बेसिकली सर्कुलेट कराना ही पर्पस होता था। न्यूज़पेपर्स उस समय उतने पॉपुलर नहीं थे, इनके पैम्फलेट्स बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। सो पैम्फलेटियरिंग वाज बेसिकली द अर्ली फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म एंड पैम्फलेट्स वे आर सपोज टू बी अ मैगजीन विदाउट अ कवर पेज, आप कह सकते हो। तो ये एक ग्रुप था। कौन कौन से लोग थे इसमें हम देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट। So they combined really valuable ideas and literary methods. इनको एक साथ ही पढ़ना चाहिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। तो सबके सब कंटेम्पररी से एक ही साथ के 16th सेंचुरी के का जो सेकंड हाफ है उसमें ये लोग एग्जिस्ट कर रहे थे। सब 1550s के आसपास। और सब लोग जो है वो 80s 90s तक बहुत पॉपुलर रहे। और इनफैक्ट 1600 तक भी, जो पूरा का पूरा एलिजाबेथन एज है। So they were contemporary, they were known to each other, not many details available. Evidence of collaborative work exist करता है। They moved to London to pursue literary arts, theatre, writing. They wrote something which was controversial, argumentative pamphlets जिसको मैंने कहा ही, which is an early form of journalism. They trained in the school of the classics but moved towards free and flexible form of drama, breathed new life into classical, did not bring to the public stage the academic canon of play construction, far from it. तो ये पैट रॉजर्स का कमेंट है। पैट रॉजर्स इज अ ब्रिटिश हिस्टोरियंस, लिटरेचर के हिस्टोरियंस हैं, इनकी बुक बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने क्या कहा है, डिड नॉट ब्रिंग द पब्लिक स्टेज द एकेडमिक कैनन ऑफ प्ले कंस्ट्रक्शन, दे वेर फार फ्रॉम इट।
एंड दे रिस्पॉन्डेड टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना चाहिए। विलियम शेक्सपियर ने तो पूरी तरीके से शुरुआत में केटर्ड द टेस्ट ऑफ ऑडियंस। यूनिवर्सिटी विट्स भी अगर आप देखें तो पूरी तरीके से नहीं, बट स्टिल वी कैन से दे आल्सो रिस्पॉन्डेड टू द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस, मेड द पब्लिक प्लेस लिटरेरी विदाउट मेकिंग देम एकेडमिक, made classical tragedy popular and the popular tragedy unified. So this is also an important point about university wits. And in construction and conscious of its aim. तो पैम्फलेटेरिंग क्या था? पैम्फलेटियर्स क्या थे? प्री जर्नलिज्म। पैम्फलेट 16th सेंचुरी इक्विवेलेंट ऑफ मॉडर्न मैगजीन्स, मोस्टली द वर्क ऑफ ए सिंगल ऑथर। कई बार एक से ज्यादा ऑथर या राइटर्स के जो आर्टिकल्स हैं उसको भी एक साथ कंपाइल करके पैम्फलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था। बेसिकली सेलिंग होती थी ऐसा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता था, बेचा भी जाता था। ब्रॉड रेंज था, इंक्लूड प्रोज एंड पोएट्री, दे वेर चीपर देन बुक्स, or midway between bound books and cheap single seats, forerunner of newspaper, produced quickly in short press runs. So who were the university wits? There were 7 members, as we can see here on the screen. Sorry, just a moment. Just a moment. So as we can see here on the screen, 7 members. First, number 1 is Christopher Marlowe, John Lyly, George Peele, Thomas Laws, Robert Greene, Thomas Nash, and Thomas Kidd. So these were the 7 members of यूनिवर्सिटी विट्स। ये सारे लोग या तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, कुछ एक व्यक्ति तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों। थॉमस किड के बारे में ये कंफर्म नहीं है, ये एक बेसिक क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि वेदर ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी और नॉट, इट इज नॉट सर्टेनली नोन। किड वाज द रूम पार्टनर ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, ही शेयर्ड रूम विद क्रिस्टोफर मार्लो। और इसमें एक चीज और आपको कॉमन देखेगा, एवरी वन ऑफ देम लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब क्रिस्टोफर मार्लो देखे 64 to 93, जस्ट 29 years of age he died. जॉन लाइली 54 to 1606, तो ये थोड़ा लंबा चाहिए। बाकी इनके अलावा बाकी 58 to 97 जॉर्ज पील, थॉमस लॉज 58 to 1626, ग्रीन 60 to 92, नैस 1567 है एक्चुअली, 1567 to 1601, and Thomas Kitts 57 to 1595. तो apart from John Lyly and Thomas Lodge, 5 of them lived for a very short span of time, 30-40 साल से पहले ही लगभग। और जो लोग लंबा जिए भी, जैसे लाइली और if we talk about Thomas Lodge, they were not very much active after 1600. तो these were the 7 members, ये सातों नाम आपको याद होने चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लाइली, जॉर्ज पील, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, नैश एंड थॉमस किड। So Christopher Marlowe and जॉन लाइली हैड अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन विलियम शेक्सपियर, ये दोनों याद रखिएगा। कई बार तो यहां तक कोटेशन चलता है कि देयर इज नो शेक्सपियर, ओनली मार्लो, तो और ओनली क्रिस्टोफर। तो जॉन लाइली जॉन लाइली को भी मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर भी बोला जाता है। सो दे हैड ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन विलियम शेक्सपियर। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जितने भी मेंबर्स थे वो सबके सब जो है वो ट्रेजेडी पे ज्यादा फोकस करते थे, ट्रेजेडीज ही लिखते थे, अपार्ट फ्रॉम जॉन लाइली। सो जॉन लाइली ने कॉमेडीज लिखी है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये लोग कैम्ब्रिज से थे। लाइली, लॉज एंड पील बोथ फॉर ऑक्सफोर्ड। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, मार्लो, ग्रीन, नैश कैम्ब्रिज, लाइली, लॉज एंड पील फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। What were the common literary features? They have fondness for heroic themes, life of great figures, heroic treatment, fullness, varieties of long speeches, spectacles, violence, often led to loudness and disorder. They believe in heroic style, magnificent epithets, powerful declamation, strong and sounding lines, also led to abuse, bombast, mouthing, and even nonsense, predominance of tragedy. So these were the common features in the work of university wits. So if we talk about the common literary features, तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादातर वर्क्स ये लोग ट्रेजेडी लिखते थे, उसमें
जो थीम है वो बहुत ग्रेट होगा, हेरोइक थीम्स पे लिखते थे। जो वर्ड्स की बॉम्बास्टिंग आपको दिखते, कई बार बहुत नॉनसेंस भी, पर उसमें वो जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो दिखता था इनके वर्क्स में। बहुत लाउड, पूरी तरीके के लंबे लंबे स्पीचेस, वॉयलेंस भी दिखाया जा रहा है। एपिथेट्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साउंडिंग लाइंस यूज किए जा रहे हैं। तो बहुत लाउड होता था, हीरोइक स्टाइल, हीरोइक ट्रीटमेंट, ग्रेट तरीके से प्रेजेंटेशन, उसका स्पेक्टेकल जो है वो भी बहुत ग्रेटनेस के साथ जो है वो किया जाता था। सो एवरी थिंग वॉज ऑलमोस्ट लार्जर देन इट वॉज नीडेड। तो बहुत एक ग्रेटनेस के साथ जो है वो उसको प्रेजेंटेशन किया जाता था। तो ये बेसिक चीजें थी इसमें। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर लोग जो है वो ट्रेजेडी पे ही फोकस करते थे। द ओनली एक्सेप्शन इज जॉन लाइली। Yes, comedy considered to be a lower species. General lack of real humor, coarse and immature humor. John Lyly is the only exception. तो ये आपको ध्यान रखना है। सो हम लोग शुरू करेंगे जॉन लाइली से ही। 1554 to 1607, जॉन लाइली द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। क्या यही थे? ऐसा नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। ही वेर वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेरी पॉपुलर। क्रिस्टोफर मार्लो को भी आप लीडर मान सकते हैं, बट जॉन लाइली वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड, अंडर अप्रिसिएटेड एंड मिसअंडरस्टूड एलिजाबेथन प्ले राइट, इनके बारे में ये कहा जाता है। 7 और 8 कॉमेडीज लिखी हैं। कौन कौन से हैं ये 7-8 नाम जो है, सॉरी, ये आप लोग याद रख लेंगे। ही हैज रिटन 7 और 8 कॉमेडीज। जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स आएंगे उनके वर्क बहुत ज्यादा नहीं होंगे। सबके 5 to 6, 5 to 8 वर्क्स और मैक्स टू मैक्स 10 वर्क्स ही पॉपुलर रहेंगे। कुछ लोगों के उससे भी कम। तो सबके बारे में दो दो चार चार नाम जो है वो आपको याद रख लेना चाहिए। तो इनके जो है, जैसे अलेक्जेंडर कैंपस एंडाइमन, आपको याद रखना है। इसी सेम नाम से जॉन कीट्स की एक पोइट्री भी है, ये याद रखिएगा। तो दिस इज कॉमिक प्ले, जॉन लाइनी ने जो एंडाइमन लिखा है, और जॉन कीट्स ने जो लिखा है वो एक पोइट्री है। सो एंडाइमन इन 1588, 1585 में। गैलीथिया भी याद रखिएगा। सैफो एंड फाओ, मिडास, द विमेन इन द मून, रिटन फॉर परफॉर्मेंस एट द कोर्ट। द विमेन इन द मून, ये याद रखिएगा। तो these were the popular plays, basically comedies written by John Lyly. He, his plays were performed for the private audience and the court, rendered an intellectual tone to comedy, clever repartee, continual use of puns, conceits, and all sort of वर्बल फायरवर्क्स, एंटीसिपेटेड शेक्सपियर। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क इसलिए, मतलब मैंने कई बार रिपीट किया कि ही इज सपोज टू बी द मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर, अनडेनाइबली शेक्सपियर फर्स्ट मास्टर, विच इज द कमेंट ऑफ हडसन। तो इनके वर्क्स में आपको वो जो कॉमेडी में थोड़ी बहुत सीरियसनेस, थीम ऑफ कल्चर एंड अपब्रिंगिंग, मैनर्स एंड क्लास सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिजाबेथन, जेनरसिटी, सैक्रिफाइस एंड फ्रेंडशिप ओवर लव। इनके जो बेसिक इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, डाइड पुअर एंड बिटर, नेग्लेक्टेड बाय द क्वीन, फॉरगेटन बाय द पियर्स, स्टेडली डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस एंड रेपुटेशन। तो 17 years ऑफ इनएक्सप्लिकेबल साइलेंस। मैंने आपको बताया कि जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे वो बहुत कम समय के लिए ही जिंदा रहे। तो ये थोड़ा लंबा, अगर ये तो लाइफ के जो लास्ट 17 years थे वो लगभग साइलेंस में, नोबडी नोज अबाउट हिम, ही वाज नॉट एक्टिवली राइटिंग और समहाउ। और इनके जो पियर्स थे उन्होंने भी बुला दिया था इनको, क्वीन के द्वारा भी इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। नाउ कम्स जॉर्ज पील। नेक्स्ट राइटर इज जॉर्ज पील। जॉर्ज पील एक्सप्लोर्ड लंदन लाइफ एंड सोसाइटी, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अगेंस्ट फ्रांस एंड स्पेन, हैंडल्ड ब्लैंक वर्स विथ मोर ईज एंड वैरायटी। तो पील के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। ही रोट अगेंस्ट बेसिकली फ्रांस एंड स्पेन। तो इनके वर्क्स में आपको नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स देखने को मिलता है। उस समय इंग्लैंड की लड़ाई आपको पता ही है, स्पेनिश आर्मेडा वगैरह भी उसी दौरान, अगर आप हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहें, फ्रांस और स्पेन से जो लड़ाई चल रही थी, या इंग्लैंड, बेसिकली यही 3 देश जो है वो सबसे पावरफुल अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के बारे में इनका जो एक वर्क है, विच इज द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, फ्लैटर्स द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, विच इज स्टिल परफॉर्म्ड इन इंग्लैंड। डेविड एंड बेथसेब, ये याद रखिएगा।
Old Wives' Tale, which is a satire, and sorry, it is said that Old Wives' Tale has somehow influenced Shakespeare's The Winter's Tale. Uh, he has collaborated with Shakespeare on Titus Andronicus. ये भी आपको याद रखना है. जॉर्ज पील ने विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट करके टाइटस एंड्रोनिकस लिखा है, विच इज क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड वन 1593, which is a model of Shakespeare historical play. A Farewell to Arms is also very popular, which is the most antholized, also the title of Ernest Hemingway novel. सेम टाइटल से अर्नेस्ट हेमिंगवे ने एक नॉवल भी लिखा है. तो जो नाम याद रखने हैं बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर दूं. हमने लाइली पे बात की. जॉन लाइली को लेकर के इतना याद रखना है कि वो कॉमेडीज के लिए जाने जाते थे. 6-7 कॉमेडीज हैं जिसमें एंडाइमन जरूर याद रखिएगा, सेम नाम से जो है वो जॉन कीट्स की एक पोइट्री है. एंडाइमन के अलावा गैलिथिया वगैरह याद रख लीजिएगा. और उसके बाद ये चीजें याद रखिएगा, वो थोड़ा लंबा जिए थे और आखिरी में बट वो उतने एक्टिव नहीं थे, और विलियम शेक्सपियर का मास्टर उनको कंसिडर किया जाता है. सेकेंड यूनिवर्सिटी विट्स पे हम आते हैं. जॉर्ज पील. पील के बारे में ये याद रखना है कि नेशनलिस्ट थे, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वाले थे. टाइटस एंड्रोनिकस जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, तो इट इज सपोज माना जाता है कि इट वाज, मतलब ये डायरेक्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज सपोज दैट कि ही हैज कोलैबोरेटेड विथ विलियम शेक्सपियर. फिर फेयरवेल टू आर्म्स जरूर याद रखिएगा. जिस तरीके से उधर ये जॉन कीट्स का एंडाइमन था, उसी तरीके से फेयरवेल टू आर्म्स नाम से एक बाद में आगे चल करके सेम नाम से नॉवेल लिखी गई है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है. फिर क्वीन एलिजाबेथ के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आप यूनिवर्सिटी विट्स में भी बहुत लोगों को देखेंगे कि वो कोर्ट के प्रति बहुत आप उनके फेवर में थे, फ्लैटरी थोड़ी बहुत दिखती है. और इन्होंने तो यहां तक लिखा कि ब्लेस्ड बी द हार्ट्स दैट विश माय सॉवरेन वेल, कर्स्ड बी द सोल्स दैट थिंक हर एनी रॉन्ग. तो क्वीन एलिजाबेथ के लिए यहां तक लिखा कि लिव डेंजरसली एंड डाइड ऑफ सिफिलिस एट द एज ऑफ 40. तो 40 साल में सिफिलिस नाम की एक बीमारी से इनकी भी डेथ हो गई. रॉबर्ट ग्रीन, ये लाइन याद रखिएगा, मे बी इट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ब्लेस्ड बी द हार्ट्स, तो जॉर्ज पील से याद रखिएगा, रिटन फॉर क्वीन एलिजाबेथ. ब्लेस्ड बी द हार्ट्स दैट विश माय सॉवरेन वेल, cursed be the souls that think her any wrong. Now comes रॉबर्ट ग्रीन. तो लाइली हो गए, पील हो गए, अब ग्रीन तीसरे जो हैं. 60 to 92, 32 ईयर्स का एज में इनकी भी डेथ हो गई. कोई पोर्ट्रेट अवेलेबल नहीं है इनका. ही वॉज एडुकेटेड एट कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड बोथ. कैम्ब्रिज से शायद ग्रेजुएट, एक जगह से ग्रेजुएशन और एक जगह से मास्टर्स किया था इन्होंने. तो रॉबर्ट ग्रीन फैक्चुअली याद रख लीजिएगा कि ग्रीन इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु वर एजुकेटेड एट बोथ द यूनिवर्सिटीज. सो but preferred theatre over academics, abandoned his family, moved to London. Foremost of university was the first to publish and remained the longest, the first to leave. Prolific writer, the Stephen King of his day, known as the first notorious professional writer. तो ग्रीन के बारे में याद रखिएगा, ही इज द फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर. नोटोरियस रेफर्स टू पॉपुलर इन ए नेगेटिव वे और इन ए नेगेटिव सेंस. तो पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज ए हैक राइटर, ये भी ध्यान रखिएगा. तो रॉबर्ट ग्रीन के बारे में, फोरमोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, सबसे शुरुआती नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर, claimed himself, portrayed himself as a hack writer. However, this claim is disputed. Uses historic events in his figures and imaginary situation in his plays. James IV, Friar Bacon, and Friar Bangry Broadsworth of wit bought with a million of repentance. Mixes various themes, love, fairy tales, history, magic, jokes. Weak in creating dramatic characters. Prose work considered the best. तो ग्रीन को एज ए पैम्फलेटियर ज्यादा याद रखिएगा, ड्रामेटिस्ट कम, उनके ड्रामा में वो बात नहीं है. कोलैबोरेटेड विद थॉमस लॉज, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड. तो ये यू शुड रिमेंबर. तो थॉमस लॉज और रॉबर्ट ग्रीन मिल करके इन्होंने एक वर्क लिखा, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, विच इज बेसिकली अ सोशल सटायर. इंग्लैंड को लेकर के था, क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से आईना दिखाना बेसिकली कि सोसाइटी में जो चीजें चल रही हैं वो कितनी या कैसी है, उसको लेकर के उस पर सटायर करना, उस पर कमेंट करना. 6 years Shakespeare senior, inspired and influenced Shakespeare plays. The first mention of Shakespeare, Green का Paranoia,
डीपली रेजेंटेड एंड अटैक्ड शेक्सपियर। हाँ, इनके बारे में एक चीज जो इन्फॉर्मेशन याद रखना है, यूनिवर्सिटी विट्स के ज्यादातर लोग आगे चल करके उस समय जब शेक्सपियर लिखना शुरू किए थे तो उनको वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो और इसमें से रॉबर्ट ग्रीन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा विलियम शेक्सपियर का मजाक उड़ाया गया, और उन्होंने ही सेक्शन हु इज डैट, इस तरीके से ये एक डायलॉग इनके ड्रामा में आता है। ग्रीन्स पैरानोया डीपली रिजेंटेड एंड अटैक शेक्सपियर एंड अप स्टार्ट क्रो, ये भी तो दो कमेंट याद रखिएगा। अ, ये पहला तो ये कि एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स दैट इज हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट, ये पूरा लाइन। अप स्टार्ट क्रो आपको कई जगह मिलता है, बट ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा। एन अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल हार्ट अनरैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफुल विथ आवर feathers। तो बेसिकली हाँ, दिस इज वन ऑफ द PYQ। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर जो कुछ भी लिख रहे हैं वो हमारे फिदर्स से, एक ऐसे क्रो जिन्होंने हमारे फिदर्स लगा रखे, मतलब वो कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये क्लेम है। और सेक्शन हु इज डैट, तो रॉबर्ट ग्रीन, ये याद रखना है। और लिव disreputably पैट रॉजर्स इन अ सिंक ऑफ डेबर्चरी, एडवर्ड अल्बर्ट का कमेंट है, डाइड और disappeared at the age of 34 in 1592, डेथ रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। मैंने बताया है इनके भी कोई पोर्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, डेथ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, ये भी एट द एज ऑफ 34 डिसअपियर हो गए। तो मैं बहुत शॉर्ट में एक बार आपको कुछ बेसिक चीजें वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं। वी टॉक्ड अबाउट जॉन लाइली, who is supposed to be the master of William Shakespeare। लाइली के अलावा हमने बात की, एक बार फिर से मैं, तो हमने बात की सबसे पहले जॉन लाइली, मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं, 6-7 कॉमेडीज के नाम याद रख लिए गए, जिसमें गैलिथिया और एंडाइमन जरूर याद रखिएगा। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का मास्टर इनको कहा जाता है। जॉर्ज पील, पील के बारे में याद रखिएगा, तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वाले पोएट थे, सॉरी पोएट और राइटर। और एलिजाबेथ के प्रेज में काफी कुछ लिखा है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ब्लेस्ड बी द हार्ट दैट विश माई सॉवरेन वेल एंड कर्स्ड बी द सोल्स दैट थिंक हर एनी रॉन्ग। तो ये याद रखना है आपको। फिर विंटर्स टेल विलियम शेक्सपियर का इनके ओल्ड वाइफ्स टेल से इंस्पायर्ड है, तो पील के बारे में ये चीज। और टाइटस एंड्रोनिकस, इट मे बी सेड दैट कि ही हैज कोलैबोरेटेड विथ जॉर्ज पील। फिर रॉबर्ट ग्रीन, कोई पोर्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, शेक्सपियर पे बहुत ज्यादा अटैक किया, पहले प्रोफेशनल, फर्स्ट नोटोरियस राइटर, अपने आप को फर्स्ट हैक राइटर भी क्लेम किया। अब विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा, ब्यूटीफुल विथ आवर फीदर्स। सेक्सीन वाला कमेंट जो है वो आता है हु इज दैट, तो ये एक कमेंट इनके वर्क में आता है। एंड ही ऑल्सो डाइड और डिसअपियर एट द एज ऑफ 34। तो ये तीन राइटर्स, पहले 7 में से ये तीन जो है, बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, यू मस्ट मेंशन ऑल दीज थिंग्स। नाउ कम्स थॉमस नैस। तो अब हम लोग इन मतलब 3 लोगों को पढ़ लिए, 2 और लोगों पे बात करेंगे, थॉमस नैस और थॉमस लॉज आज की क्लास में। और फिर क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड रह जाएंगे, इन दोनों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी थॉमस नैस एंड थॉमस लॉज। Nash was educated at Cambridge, went to London in 1586. He was a born journalist active in pamphleteering. तो नैश को ऐसे याद रखिएगा, ड्रामेटिस्ट से ज्यादा पैम्फलेटियरिंग के लिए जाने जाएंगे। एंड हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, सेवरल टाइम आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, अ फोर रनर ऑफ द नॉवेल फॉर्म। तो ये प्रोज वर्क था बेसिकली, और इसको आप नॉवेल की शुरुआत मान सकते हो, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश। एंड इनका एकमात्र प्ले है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, 1592, हिज ओनली सर्वाइविंग प्ले। He was close friend with Robert Greene, collaborated with Marlowe. Greene and Nash credited with launching the English periodical press, earliest form of journalism, serial writing. Shared a patron with Shakespeare, the Earl of Southampton. इनके बारे में, थॉमस नैश के बारे में ये कहा जाता है कि ही हैज हेल्प शेक्सपियर विथ हेनरी 4 पार्ट 1, तो हेनरी 4 जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। एंड इट इज ऑल्सो बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हेनरी 4 वॉज रिटन बाई थॉमस नैश एंड नॉट विलियम शेक्सपियर। तो दीज आर थ्योरीज, बेसिकली कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो थॉमस नैश के बारे में क्या चीजें, पहला अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर,
And next is Summer's Last Will and Testament. Unfortunate Traveler is not a drama. It is some sort of prose work which is considered to be the forerunner of the novel form. And he has helped William Shakespeare in writing Henry IV. तो ये दो चीजें याद रखिए। एंड उसके साथ इन्होंने फिर उनके सैटारिकल प्ले परसिक्यूटेड फॉर द सैटारिकल प्ले lived in Shackleton and died at the age of 34 displays a rise of imprisonment reason for Shakespeare distancing his plays in time and location। इसमें कुछ ही नहीं। तो इनकी भी डेथ जो है वो बहुत जल्दी हो गई at the age of 34। And now we will talk about Thomas Lodge, son of a Lord Mayor of London, educated with Oxford, studied law, being an actor, voluminous and energetic pamphleteering। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, थॉमस लॉज, थॉमस नैश, दोनों ड्रामेटिस्ट से ज्यादा पैम्फलेटियरिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तो इन्होंने प्रेस भी स्टैब्लिश किया था इन दोनों ने मिलकर के। तो वॉल्यूमिनस एंड एनर्जेटिक पैम्फलेटियरिंग, रिस्पॉन्डेड टू स्टीफन गॉसन्स कंडेमनेशन, कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हेनरी सिक्स। तो हेनरी फोर में थॉमस नैश और हेनरी सिक्स में थॉमस लॉज, ये याद रखना है। द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर हिज ओनली सर्वाइविंग प्ले। तो इनका द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, और थॉमस नैश का आपको याद रखना है समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। तो एक एक प्ले ही इन दोनों के हैं। और रोज़लिंड यूफिस गोल्डन लेगेसी, वेरी क्लोज टू एज यू लाइक इट। तो इनका ये जो वर्क है रोज़ालिंड यूफिस गोल्डन लेगेसी, इट इज समहाउ वेरी क्लोज टू एज यू लाइक इट। तो शेक्सपियर ने यहां से कॉपी किया, ये माना जा सकता है। टर्न्स टू स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ, just a moment, medicine by 1596, becomes a Catholic in 1606, lives England and returns in 1610, died in 1625। तो ये भी भले लंबे समय तक जिंदा रहे, बट लास्ट में मतलब ही वाज नॉट वेरी मच एक्टिव। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉन लाइली, ग्रीन, लॉज, पील एंड नैश। इन 5 राइटर्स पे हमने बात की। एक बार फिर से, लाइली, ग्रीन, लॉज, पील एंड नैश। लाइली के बारे में शेक्सपियर फर्स्ट मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन कौन है? इन्होंने ही विलियम शेक्सपियर पे काफी कुछ ऐसा लिखा, अपस्टार्ट क्रो कहने वाले यही थे। फिर लॉज, पील और जॉर्ज पील के बारे में आप याद रखिएगा, नेशनलिस्ट, नैश में याद रखिएगा पैम्फलेटियरिंग के लिए पॉपुलर थे। तो ये चीज इन 5 राइटर्स पे हमने बात की। दे लिव्ड रेकलेसली, पैशनेटली, रिस्पॉन्डिंग टू द टाइम्स, हाईली एक्टिव इन लंदन, वेरी वेल नोन, श्राउडेड इन ए मिस्ट्री। सबके बारे में ऐसा ही है। अंत जो है वो बहुत सारे लोगों का, जैसे इनका भी हमने देखा तो लास्ट में कि 1610 के बाद रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। फिर ये चीज, दे वेर हाईली एक्टिव इन लंदन, वेरी वेल नोन, श्राउडेड इन मिस्ट्री, रेपुटेशन थे, डिस्प्यूटेड ऑथरशिप्स भी रहा कई बार, आइडेंटिटी भी। But the last thing which is very much important कि they have undeniably influenced William Shakespeare। तो सिर्फ लाइली ही नहीं, बाकी सारे लोगों ने, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से थॉमस लॉज जो है और थॉमस नैश, लॉज ने हेनरी फोर और थॉमस नैश ने हेनरी सिक्स में विलियम शेक्सपियर की हेल्प की है। और बहुत सारे वर्क्स का जो इन्फ्लुएंस है, जैसे टाइटस एंड्रोनिकस में भी याद रखना है कि वो आपको ग्रीन है उसमें। तो सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके अलावा जैसे जो चीजें हमने पढ़ी, तो दे हैव अनडेनाइबली इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर। तो 2-4 वर्क, एक बार फिर से, कौन सा वर्क किस वर्क से इंस्पायर्ड है या किस में हेल्प किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो थॉमस नैश ने हेनरी फोर में, थॉमस लॉज ने हेनरी सिक्स में हेल्प की है विलियम शेक्सपियर की। इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखना है वो है कि रॉबर्ट ग्रीन का जो कमेंट है अपस्टार्ट क्रो वाला और सीक्सिन वाला जो कमेंट है वो याद रखना है रॉबर्ट ग्रीन के नाम से। और जॉर्ज पील जो है वो टाइटस एंड्रोनिकस और ओल्ड वाइफ टेल से इंस्पायर्ड है, द विंटर्स टेल विलियम शेक्सपियर का। एंड लाइली इज सपोज टू बी द मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी।